हाँ बाबू लोग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। उम्मीद करते हैं आप लोग लेक्चर 4 देख चुके होंगे, उसे समझ चुके होंगे, है ना। आज हम लोग कुछ उसके आगे बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान होगा, हम लोगों ने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पढ़ा था √2RT/m, और उसके पहले भी हम लोग RMS स्पीड पढ़ चुके हैं √3RT/m। इसी तरह से एक होता है एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड। ध्यान दें यहाँ पे, अगर हम लोग बात करते हैं RMS स्पीड, हमने क्या पढ़ा था, √3RT/m, या फिर क्या लिख सकते हैं, √3KT/m, है ना। एंड अगर हम लोग ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करें, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो वो क्या लिख सकते हैं, √2RT/m, एंड के के टर्म में अगर लिखना चाहे तो √2KT/m। इसी तरह से हम लोग अगर एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड, दिस इज एवरेज स्पीड या फिर मीन स्पीड, ये होता है √8RT/m, और अगर के के टर्म में लिखना चाहे तो √8KT/m। ये कैपिटल एम है मोलर मास एंड स्मॉल एम है मास ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल, है ना। इसे अगर हम लोग आर के टर्म में कुछ वैल्यू लिखना चाहें, जैसे कि √3 को लिख सकते हैं, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट की बात करें तो √3 को लिख सकते हैं 1.73, है ना। तो ये हो जाएगा 1.73 √RT/m, एंड √2 को लिख सकते हैं 1.41 √RT/m, एंड अगर इसे आप सॉल्व करोगे √8 को, तो वो कुछ इतना आएगा, है ना, 1.59 × √RT/m, इस तरह से, ठीक है। अगर के के टर्म में कन्वर्ट करते हो तो ये स्मॉल एम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर इन तीनों में कंपैरिजन करा जाए तो तीनों में ग्रेटेस्ट कौन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज लोवेस्ट इन दिस 3। यहाँ से आप लिख सकते हो, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज लेस देन एवरेज स्पीड इज लेस देन RMS स्पीड। मतलब अगर किसी सेम टेम्परेचर पे सेम गैस के लिए अगर हम लोग ये देखना चाहें कि कौन सा स्पीड ग्रेटेस्ट होता है, तो कह सकते हो RMS स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, उससे थोड़ा कम एवरेज स्पीड होगा। ये ध्यान रखना, स्पीड है, नॉट एवरेज वेलोसिटी, दिस इज एवरेज स्पीड और मीन स्पीड, एंड सबसे कम होगा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। एक बात और, अगर मान लो कहीं पे क्वेश्चन में दे रखा है कि RMS स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है सपोज, तो इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर RMS स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। अगर एवरेज स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मॉलिक्यूल का स्पीड 20 मीटर पर सेकंड ही है, कुछ भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। एक बात और अगर हम लोग यहाँ पे करें, जैसे ये एवरेज स्पीड है ना कि एवरेज वेलोसिटी। अगर हम लोग बात करें एवरेज वेलोसिटी,
मान लो किसी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, रैंडम मोशन फॉलो कर रहे हैं और आपसे पूछा जाए कि उन सभी का एवरेज वेलोसिटी क्या है, एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज वेलोसिटी, तो वो आपको 0 होगा, क्योंकि रैंडम मोशन में है। उसका मतलब ये है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम ये कहें कि 100 मॉलिक्यूल्स राइटवर्ड डायरेक्शन में है, तो उसी मोमेंट पे 100 मॉलिक्यूल लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव कर रहा होगा। उसी वाई डायरेक्शन में होगा 100 मॉलिक्यूल तो 100 मॉलिक्यूल नेगेटिव वाई में भी होगा, 100 मॉलिक्यूल्स अगर जेड डायरेक्शन में होगा तो 100 मॉलिक्यूल्स नेगेटिव जेड डायरेक्शन में भी होगा एट द सेम मोमेंट। आइसोट्रॉपिक रैंडम मोशन का मतलब यही होता है। तो इसलिए अगर उसको वेक्टोरियली ऐड करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आपको 0 मिलेगा। बट एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो एवरेज स्पीड √8RT/पाई। एक बात और ध्यान रखें कि ये जो एवरेज वेलोसिटी है, सॉरी एवरेज स्पीड, इसमें ध्यान रखना डेरिवेशन इज नॉट इन दी कोर्स। इसके डेरिवेशन का हमारे कोर्स, मतलब हमारे कोर्स में इसका डेरिवेशन का सिलेबस नहीं है, इसके डेरिवेशन से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। इसी तरह से एक और भी पॉइंट आप ध्यान में रख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए एवरेज मोमेंटम, ये भी 0 होगा, क्योंकि एवरेज मोमेंटम के लिए क्या करोगे, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई करेंगे उसके मास में, है ना, मास इनटू एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी 0 है। तो अगर इसको आप एवरेज कैलकुलेट करोगे, है ना, तो वो भी क्या आ जाएगा, 0। इसमें कुछ क्वेश्चन करा जाए, एक क्वेश्चन लिखें, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्या लिखें, फिगर shows a vessel partitioned by a fixed dithermic DIATHERMIC. Figure shows a vessel partitioned by a dithermic separator. Full stop. Different ideal gases are filled in the two parts. Full stop. The RMS speed of the molecules in the left part equal the mean speed of the molecules in the right part. Full stop. Calculate the ratio of the mass of a molecule in the left part. Calculate the ratio of the mass of a molecule in the left part and the mass of the molecule in the right part. Mass of the molecule in the right part. Full stop. हाँ बाबू, यहाँ पे ध्यान दें। क्वेश्चन में ये इस तरह से डायग्राम दिया गया है। एक कंटेनर है, क्लोज है, इसके 2 पार्ट किए गए हैं ना, ये बीच में पार्टीशन मतलब एक दीवार है जो 2 पार्ट में से डिवाइड कर रहा है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। यहाँ पे कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे कुछ गैस मॉलिक्यूल्स है। ये फिक्स्ड है मतलब मूवेबल नहीं है, फिक्स्ड डाइथर्मिक सेपरेटर मतलब अलग करने वाला। डाइथर्मिक का मतलब यहाँ पे ये समझे कि ये कैसे मटेरियल का बना हुआ है जो यहाँ और यहाँ के हीट को अलाउ कर सकता है, हीट ट्रांसफर हो सकता है, और हीट ट्रांसफर होकर के दोनों पार्टीशन का जो टेम्परेचर है वो क्या कर लेगा, सेम। मतलब सिर्फ इसके देने का मकसद ये है कि यहाँ और यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो सेम होगा, क्योंकि अगर नहीं भी सेम होता तो वो हीट पास करके सेम कर देता,
है ना। तो फाइनली यहाँ दोनों साइड टेम्परेचर क्या होगा, सेम, ठीक है। अब यहाँ भी गैस मॉलिक्यूल से, यहाँ भी गैस मॉलिक्यूल से, यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल से उसका एक सिंगल मॉलिक्यूल का मास हमने मान लिया m1, और यहाँ जो गैस मॉलिक्यूल है उसमें हमने सिंगल मॉलिक्यूल का मास मान लिया m2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन ने जैसा कि बोला था कि जो लेफ्ट पार्ट में आरएमएस स्पीड है वो इक्वल है मीन स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन दी राइट पार्ट। तो यहाँ पे आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला √3RT/m कैपिटल M एंड √3KT/स्मॉल m भी होता है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्योंकि हमें मॉलिक्यूल्स के मास का रेशियो पूछा है ना, तो क्यों ना हम जिसमें मॉलिक्यूल का मास आता हो फॉर्मूले में उसे को यूज कर ले, डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आरएमएस स्पीड ऑफ लेफ्ट इक्वल टू मीन स्पीड दैट इज एवरेज स्पीड ऑफ राइट, है ना। तो यहां से हमारे पास क्या मिलेगा, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं √3KT/m1। मान लिया दोनों साइड टेम्परेचर अचीव कर चुका है T, तो T लिख सकते हैं, एंड इसे आप लिख सकते हो √8KT/m2। तो यहाँ पे KT कैंसल आउट हो जाएगा, एंड हमें फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन में देख लो, वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द मॉलिक्यूल इन द लेफ्ट पार्ट एंड द मास ऑफ द मॉलिक्यूल इन द राइट पार्ट। मतलब वी हैव टू फाइंड m1/m2। m1 को यहाँ कर लिया जाए और √8 को √π/8 को 8/π को यहाँ कर लिया जाए। तो हमें यहाँ से, या फिर बोथ साइड स्क्वायर भी कर ले सकते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर हमें मिलेगा 3/m1 इक्वल्स टू 8/πm2। तो दिस implies that m1/m2 इक्वल्स टू, m1 यहाँ गया, पाई को यहाँ करेंगे तो यह हो जाएगा 3π/8। मतलब m1:m2 का जो वैल्यू होगा वो 3π/8 होगा, है ना। इस तरह से अगर हम लोग एक और भी क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ध्यान दें, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो आपको बोला गया कि किसी कंटेनर में गैस है, क्लोज कंटेनर है, गैस भरे पड़े हैं, कुछ टेम्परेचर रहा होगा, मे भी कुछ प्रेशर रहा होगा, कुछ डेंसिटी रहा होगा। तो अगर आपसे बोला जाए इसमें गैस है, कुछ प्रेशर डेंसिटी रहा होगा, टेम्परेचर रहा होगा, मे बी if we increase the pressure, then comment on VRMS। ऐसा क्वेश्चन है, अगर हम इसके प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो कमेंट करना है VRMS। मतलब कमेंट करना मतलब क्या, उसके VRMS के बारे में बतलाना कि उस पर क्या इफेक्ट आएगा अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो VRMS के बारे में पूछा है, और VRMS का फॉर्मूला अगर देखा जाए प्रेशर से रिलेटेड तो वो क्या होता है √3। प्रेशर से रिलेटेड अगर बात करें तो √3 × P/ρ, है ना। तो अगर प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बताओ क्या होना चाहिए, है ना। प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तो ठीक है कि प्रेशर न्यूमरेटर में है, उसे इंक्रीज होने पे VRMS इंक्रीज होना चाहिए, बट क्या वो सिर्फ प्रेशर पे ही डिपेंड करेगा या डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हो बट डेंसिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हमें मालूम नहीं है कि वो क्या कर रहा है। अगर आप प्रेशर को चेंज करते हो तो डेंसिटी भी कुछ चेंज हुआ होगा, मे बी, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है क्वेश्चन में। तो यहां से ये कह सकते हैं कि सिर्फ प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है।
हाँ, अगर आप ये करते हो कि अगर प्रेशर के टर्म में फॉर्मूला जो है अगर उसको आप टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लेते हो ताकि प्रेशर से हम लोग आज़ाद हो जाए, तो फिर क्या लिख सकते हो, √3RT/m। तो क्या आप कमेंट कर सकते हैं प्रेशर इंक्रीज होने से क्या टेम्परेचर में क्या वेरिएशन आया होगा, क्या पता कर सकते हैं। अगर प्रेशर वेरी करने पे टेम्परेचर किस तरह से वेरी किया होगा, अगर ये पता चल जाए तो फिर कमेंट किया जा सकता है। बट प्रेशर को इंक्रीज किया गया है तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट आया होगा, इसके बारे में एग्जैक्ट कोई आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग जवाब दिया जा सकता है, बट अभी जितना सिचुएशन दिया गया है क्वेश्चन में, इसके अकॉर्डिंग हम लोग VRMS पे कोई एग्जैक्ट कमेंट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आंसर होगा नो कमेंट, मतलब कुछ भी बोलना सही नहीं होगा, इसलिए नो कमेंट, है ना। अगर हम लोग देखें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, इफ वी increase the temperature, if we increase the temperature, then comment on VRMS। वही क्वेश्चन है, सिर्फ प्रेशर की जगह पर हमने टेम्परेचर कर दिया। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो क्या कमेंट कर सकते हैं VRMS पे, तो VRMS को तो हम लोग लिख सकते हैं √3RT/m, है ना। T अगर इंक्रीज करता है तो VRMS भी क्या करेगा, इंक्रीज। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो VRMS भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक और भी क्वेश्चन कर लिया जाए, इफ वी increase the pressure at constant temperature, then comment on VRMS। अगर ऐसी बात है अब क्या कर सकते हैं हम लोग, प्रेशर को इंक्रीज, यहाँ भी प्रेशर को इंक्रीज करा गया था, बट यहाँ सिर्फ प्रेशर का इंफॉर्मेशन था, टेम्परेचर के बारे में कोई आइडिया नहीं था। यहाँ पे बोला है कि प्रेशर को इंक्रीज किया गया है बट टेम्परेचर को क्या रखा गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखते हुए प्रेशर को बढ़ाया गया है। अब बतलाना है कि अब VRMS पे क्या इफेक्ट आया होगा, है ना। तो सोचें, दिमाग लगाओ क्या होना चाहिए। जब भी इस तरह से कुछ सोचने के लिए बोले तो उसमें आप वीडियो पॉज करके थोड़ा देर दिमाग लगाएं, उसके बाद आप फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लें सॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर को इंक्रीज करा गया है, तो क्या सिर्फ प्रेशर, मतलब प्रेशर को ध्यान में रख के क्या कमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली प्रेशर को एलिमिनेट करने के बाद टेम्परेचर के टर्म में ही तो फॉर्मूला आया था। एक्चुअली जब हम लोग प्रेशर को चेंज करते हैं तो डेंसिटी भी कुछ चेंज हुआ होगा, और एक्चुअली वो जो चेंज होता है वो सेम रेशियो में चेंज होता है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करते हैं, ये जो भी हमने बात करा इसको थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। ध्यान देना, कुछ बुद्धि वाली बातें होंगी। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझे। इस पे जो हमने कमेंट करा, ये जो कमेंट करने जा रहे हैं आखिर वो किस आधार पे करने जा रहे हैं। देखो यहाँ हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था PM = ρRT, है ना, इस तरह से पढ़ा था। अगर हम लोग P/ρ की बात करें तो यहां से क्या मिलेगा, RT/m, ऐसा देख सकते हैं। हमारे पास VRMS = फॉर्मूला क्या है, √3P/ρ। क्या ध्यान दें, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो प्रेशर इंक्रीज किया है बट टेम्परेचर का कोई आइडिया नहीं है। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज भी किया होगा मे बी, डिक्रीज किया होगा मे बी, या कांस्टेंट रहा होगा मे बी, वी हैव नो एनी आइडिया।
इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो किसी गिवन गैस के लिए आर तो कांस्टेंट होगा ही, चाहे वो कोई भी गैस हो, एंड गिवन गैस के लिए मोलर मास भी कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब एक पर्टिकुलर गैस के लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर ये RHS का जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है मतलब ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। मतलब अगर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, ये तो कांस्टेंट है। बट अगर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो डेंसिटी भी बढ़ना पड़ेगा, और ये इस तरह से बढ़ना पड़ेगा कि इसका रेशियो क्या मिले, कांस्टेंट। मतलब ओवरऑल P/ρ क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। अगर हम लोग कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो क्या से कर सकते हैं। इस केस में जो इसका आंसर होगा आप ही लोग सोचें, बता बाबू क्या होना चाहिए। इसमें आंसर होना चाहिए, आप यहाँ से देख सकते हो, है ना। टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, तो क्या प्रेशर बढ़ने से VRMS बढ़ जाएगा, नहीं। प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेंसिटी भी बढ़ेगा, और इस तरह से बढ़ेगा कि रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट। मतलब P/ρ कांस्टेंट रहेगा, तो √3 P/ρ भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप प्रेशर ये VRMS का फॉर्मूला √3 P/ρ के फॉर्म में डिस्कस करो या √3 RT/m के फॉर्म में डिस्कस करो, पहुंचोगे एक ही जगह पे। तो यहाँ पे आंसर होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आंसर होगा VRMS रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक और भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए, इस बात को जो भी हमने अभी डिस्कस करा इसको आप रिपीट करके भी एक दो बार देख सकते हो, क्योंकि कुछ इंपोर्टेंट बातें होंगी, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और भी क्वेश्चन है दिमाग में, देख लेते हैं। हाँ देख, मान लो 2 कंटेनर है, एक में हीलियम गैस एंड दूसरे में मान लो आर्गन है। ठीक है, ऐसा ये भी 1 मोल है और ये भी मान लो 1 मोल है। मान लो ये 400 केल्विन है, ये भी 400 केल्विन है। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऑक्सीजन भी कर सकते हो, हीलियम आर्गन, है ना। चलो आर्गन ही रखते हैं, आप इसे ऑक्सीजन लेके भी दिमाग लगा सकते हैं। एंड आपको बोला गया दिस इज द फर्स्ट कंटेनर एंड दिस इज द सेकंड कंटेनर। तो VRMS1 VRMS2, V most probable 1, V most probable 2, average speed 1, average speed 2, kinetic energy 1, kinetic energy 2, internal potential energy in first case, internal energy in second case। इस तरह से मान लो इसमें हमें कंपैरिजन करना है कि कौन ग्रेटर होगा, कौन स्मॉलर होगा, है ना। तो इसे सोल्व करा जाए, आप वीडियो पॉज करके इसे सोल्व कर ले, फिर आप मैच कर सकते हो। हाँ, तो बता बाबू क्या होना चाहिए। VRMS की अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है √3 RT/m। मोलर मास की बात आ रही है, ये हीलियम एंड दिस इज आर्गन। अगर दोनों में देखा जाए तो मोलर मास किसका ग्रेटर होगा। पहली बात यह है कि जो VRMS है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा एंड मोलर मास पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर दोनों के लिए सेम है तो डिपेंड किस पे करेगा, मोलर मास पे। एंड मोलर मास डिनोमिनेटर में आता है, तो मोलर मास जिसका ज़्यादा होगा VRMS उसका कम होगा। ऑर्गन के लिए मोलर मास जहाँ तक मुझे पता है ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन टू हीलियम। तो अगर इसका मोलर मास ग्रेटर है तो इसका VRMS क्या होगा, लेस। मतलब होना क्या चाहिए, ऐसा होगा, है ना, इसका लेस होगा।
अगर हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की बात करें तो उसमें भी सेम फंडा, √2RT/m, तो यहाँ भी इसी तरह से हो जाएगा। एवरेज स्पीड की बात करें √8RT/πm, यहाँ भी सेम फंडा। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी तो क्या पढ़ेगा हम लोग, 3/2nRT, 3/2nRT, n फॉर्मूले में n आ रहा है, दैट नंबर ऑफ मोल दोनों के लिए सेम है। तो 3/2nRT, अगर सिर्फ ट्रांसलेशन की बात करें तो 3/2nRT, n सेम है, r सेम होता ही है, और t भी दोनों का सेम है, तो यहाँ पे कह सकते हो इस तरह से, है ना। एक बात और भी यहाँ पे बात कर रहे थे हम लोग, ये जो हम लोगों ने दोनों को इक्वल कहा, तो अभी क्या हमने फॉर्मूला लिया था, 3/2nRT। इन जनरल फॉर्मूला क्या बतलाया था, F/2nRT, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो या इंटरनल एनर्जी, दोनों के लिए इन जनरल F/2nRT। F डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, F एक्चुअली क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये मोनोटॉपिक है और ये भी मोनोटॉपिक है ना। सेम नेचर ऑफ गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होता है। तो अगर हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन ना कंसिडर करके अगर हम लोग इन जनरल F/2nRT कंसिडर करें, तब भी ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। और इंटरनल एनर्जी का भी फॉर्मूला वही होता है जो काइनेटिक एनर्जी का होता है, तो यहाँ भी कह सकते हैं ये इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन देखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, और फिर ये लेक्चर खत्म होगा, है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। मतलब मैक्सिमम आपको ये लेक्चर 2 और लेक्चर जाने वाला है ना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। जो भी आपको ये लेक्चर्स दिए जा रहे हैं और सभी को आप, जो अगर मान लो कोई लेक्चर कम समझ आया हो तो उसको बल्कि रिपीट करके देख लें, है ना, ताकि हर बात आपके दिमाग में रह सके, ठीक है। और कोशिश करें कि जो भी लेक्चर देखते हैं उसे एज ए नोट्स आप कॉपी में लिखते जाएं, ताकि बार बार आप वीडियो ना देखें, है ना, कॉपी देख करके भी आप समझ सकें, ठीक है। या ज़रूरत के अनुसार आप वीडियो भी देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स।